रियल नंबर टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ के बाद एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, सेकंड क्वेश्चन इसमें लिखें। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर what is the largest number that divides 626, 3127 and 15,628 and leaves the remainder? Leaves remainders 1, 2 and 3 respectively. Six 25. 620, 625. 625, 625 आंसर है इसका। वेरी गुड, ये सही आंसर थी 625। लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट क्या था इसके? अगर हम इसके लिए कहेंगे, लास्ट क्लास में जो प्रॉपर्टीज आप एचसीएफ में पढ़ा था, Yes, वो sir. कौन सा कॉन्सेप्ट था? So 626 minus 1, 3, 3127 minus 2, 15,628 minus 3 तीनों का ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ नंबर हमसे कहा गया था, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी थी हमने, द हाईएस्ट नंबर, मैं फिर से उसको लिख रहा हूँ यहाँ, द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स पी क्यू आर, जिससे आप रिलेट कर सकें पी क्यू आर। ठीक है, हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड पी क्यू आर एंड लिव्स रिमाइंडर ए बी सी, रिमाइंडर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। और रिमाइंडर अगर ए बी सी आए, जैसे किसमें हो रहा है, वो नंबर चाहिए हमें जो इनको डिवाइड करें, और रिमाइंडर क्या है 1 2 3 आए, देन दैट नंबर विल बी, दैट नंबर इज हाईएस्ट नंबर इज एचसीएफ ऑफ। तो किसका एचसीएफ होता है? पी माइनस ए, क्यू माइनस बी एंड आर माइनस। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर विल बी, रिक्वायर्ड नंबर इज एचसीएफ ऑफ, यहाँ क्या होगा 626 माइनस 1 625, 3127 माइनस 2 3125 एंड 15,625, ऐसा जाएगा। यही हो गया ना। अब 625 क्या है? 625 है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 टू द पावर 4, 3125, 5 टू द पावर 5 है, 15,625, 5 पावर 6 है। तो इनका एचसीएफ क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 रेज टू द पावर 4 हुआ। 5 रेज टू द पावर 4 मींस 625। बताइए, कोई प्रॉब्लम? किसी से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये तो मैंने किससे कैलकुलेट कर दिया? फंडामेंटल थ्योरम से 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स आएगा 625। 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3125, 6 टाइम्स करोगे तो 15,625 आएगा। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 3 नोट करें। रवि एंड शिखा ड्राइव around a circular
sports field. Ravi takes 16 minutes to take one round. 16 minutes to take one round. While Sikha completes the round in 20 minutes. While Sikha completes the round in 20 minutes. We both start at the same point. Both start at the same point. At the same time. Same point at the same time. And go in same direction. Go in same direction. And after how much time? They will meet at the starting point. They will meet at the starting point. बहुत आसान क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ के। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नोट करिए। ठीक है, आगे होगा। आसान है तो बहुत ज्यादा नहीं। बोलो जल्दी से बच्चों आंसर। 100 minutes. 100 मिनट्स नहीं बेटा, 100 मिनट्स नहीं होगा। देखो एक सर्कुलर पाथ है, सेम पॉइंट से दोनों स्टार्ट करते हैं। सेम पॉइंट से यहां से स्टार्ट कर रहा है इस डायरेक्शन, ठीक है। 2 पर्सन है, लेकिन एक को कंप्लीट करने में कितने लगते हैं? 16 मिनट्स, दूसरे को 20 मिनट्स। तो इन ये 16 और 20 का जब मल्टीपल सेम आ जाएगा, लिस्ट मल्टीपल सेम आएगा, तो वो दोनों सेम पॉइंट पे फिर से मिल जाएंगे। मतलब हमें क्या यहाँ कैलकुलेट करना चाहिए? यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? पहले रवि को 16 मिनट्स, फिर दूसरा राउंड में 16 और मिनट्स। तो ये 16 के मल्टीपल पे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पी पे पहुंच रहा होगा। ऐसे ही सीखा 20 के मल्टीपल पे यहाँ पॉइंट पी पे पहुंच रहा होगा। तो दोनों का जो कॉमन मल्टीपल आ जाए और ऐसा मिनिमम जो टाइम होगा, मिनिमम वैल्यू अगर निकालेंगे तो उसके बाद वो दोनों मिल जाएंगे उसी पॉइंट पर। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स विल बी LCM of 16 and 20. LCM of 16 and 20. बताइए 16 और 20 का LCM क्या आएगा? 80 आएगा। 16 क्या लिखोगे? 2 पावर 4, 2 into 2 into 2 पावर 4। 20 क्या लिखोगे? 20 को लिखोगे 2 into 2, 4 into 5 मीन्स 2 स्क्वायर into 5। तो LCM क्या हुआ? दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसमें हाईएस्ट ले लेंगे 2 पावर 4, और जो अनकॉमन है उसका
वो फैक्टर भी लेंगे 5 पावर 1, यही है एलसीएम। 16 इंटू 5 80। 80 मिनट्स के बाद, 80 मिनट्स में रवि देखिए 5 राउंड लगाएगा 16 मिनट्स के, और वो 20 के 4 राउंड्स। तो वहां 80 मिनट्स के बाद दे विल मीट एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट पी। पता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटी क्लासेस में ही इस टाइप के क्वेश्चंस आने लग जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 पीसेस ऑफ केक्स। अब तो कर लेंगे आप लोग सभी लोग, केक तो पसंद है। 3 पीसेस ऑफ केक्स ऑफ वेट 4.5, 6 and 3/4 and 7 1/5 pounds। इन पाउंड्स के 3 केक्स हैं, pounds respectively are to be divided, respectively are to be divided into parts of equal weights, into parts of equal weights। Further, each must be having, each must be as heavy, each must be as heavy as possible। If one such part is served to each guest, then what is the maximum number of guests that could be entertained? तो क्या कहा गया, 3 केक हैं आपके पास, 4.5, 6, 3/4 and 7 1/5 pounds के रिस्पेक्टिवली, आर टू डिवाइडेड इनटू पार्ट्स ऑफ इक्वल वेट। उनको इक्वल पार्ट्स के वेट्स के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। और हर एक पार्ट जितना ज्यादा हैवी हो सके उतना बनाना है, बड़ा पीस बनाना है, लेकिन सभी इक्वल वेट के होने चाहिए। इफ वन सच पार्ट इज सर्व टू ईच गेस्ट, ऐसे पार्ट को अगर हर एक गेस्ट को दिया जाए, एक पार्ट एक गेस्ट को, तो कितने गेस्ट को इंटरटेन किया जा सकता है, कितने गेस्ट होने चाहिए, जिससे कि यहाँ पर ये बताइए अब इसे। तो अब आपकी जिम्मेदारी है इसको, किसी को भी बड़ा छोटा पार्ट ना मिले, इक्वल पार्ट्स मिले। केक के लिए लड़ाई होती रहती है ना कि नहीं उसको छोटा मिला, मुझे छोटा मिला, उसको बड़ा दिया गया। तो अब आपकी जिम्मेदारी सबको बराबर दें और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। कितने आएंगे बेटा, क्या बता रहे हो नंबर? 32। 32 गेस्ट ऐसे होंगे। मनीषका यही बता रहे हैं ना बेटा, 32 Yes, गेस्ट। 32 गेस्ट में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, वापस आप चेक करिए आंसर को। Excuse me, sir. हाँ बोलिए बेटा।
सर क्वेश्चन नंबर 3 में प्रैक्टिकली देखे तो 4 मिनट्स इसे लगेंगे उन दोनों को मीट करने में। 4 मिनट्स क्यों बेटा, एक चक्कर इसको मान लो ये रवि यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं से शिखा नाम है ना, शिखा ने स्टार्ट किया, ठीक है। एक रोटेशन पूरा करने में इसको लगते हैं 16 मिनट्स और इसको रोटेशन पूरा करने में कितने लगते हैं 20 मिनट्स। अब करें ये सेम पॉइंट पे फिर से कब मिलेंगे, ये है ना। तो अभी तो एक चक्कर लगाने में 16 मिनट लग गए उसको 20 मिनट्स, तो फिर से उसी पॉइंट पे कैसे मिल पाएंगे बताओ। दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 16 मिनट या 20 मिनट से पहले कहाँ मिलेंगे, 16 पर ये यहाँ पहुंच गया, लेकिन 16 पर शिखा तो यहाँ कहीं पीछे होगी, तब तक वो सेकंड चक्कर स्टार्ट कर चुका होगा। तो ओके मल्टीपल सर, आई 16 थॉट और कि फर्स्ट राउंड के बाद ही उनको मिलना है, रुकना है और मिलना है। 41 से ऐसे रोक करके नहीं, तब तो आप कहोगे कि हाँ वहीं पर ठीक है, 0 मिनट भी बोल सकते हैं। यस सर। कंटिन्यूअस मूवमेंट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, आप क्या बता रहे हो बच्चे? सर 41 41 सही है, ये आंसर 41। सर वो 10 को 1 लिख दिया था। अब देखिए, इस तरह की कैलकुलेशन मिस्टेक्स किसी से भी हो सकती है, तो वो कोशिश करिए कि कम से कम हो, जैसे कि ठीक है। तो बाकी बच्चे भी हाँ देख रहे ही हैं, किसी से भी मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से सभी लोग बनाइए क्वेश्चंस को। अभी क्या करना है, केक के टुकड़े करने हैं और सब इक्वल होने चाहिए, और सबसे बड़े बड़े टुकड़े करने हैं, तो इक्वल वेट के टुकड़े हों सभी। तो मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सब में से कॉमन तो आ रहा है, तो हमें इनका क्या करना है, HCF लेना है। 4 1.5 को क्या ले सकते हो, 9/2। सेकेंड वाला कितना हो गया, 27/4। थर्ड वाला कितना हो गया, 36/4। 5। देखो बताओ इनका HCF लो। समझ रहे हो मेरी बात, बताइए। HCF रेशनल का कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूमरेटर का HCF 9, 27, 36 का HCF, और डिनोमिनेटर का बोलिए क्या करते हैं, एलसीएम। तो LCM कैलकुलेट करेंगे तो 2, 4 एंड 5 LCM क्या आ गया, न्यूमरेटर का HCF 9, ये क्या है 9 × 3, ये 9 × 4, ये 9 × 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। यस सर। या आप ऐसे लिख लो 3 × 3, दूसरे को लिख लो 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 4, कॉमन क्या आ गया 3 × 3। ऐसे ही LCM 2, 4, 5 का बताओ कितना आएगा, बोलिए 20 20। 2 का हो गया 2 × 1, 4 को लिखोगे 2 स्क्वायर, 5 को लिखोगे, ठीक है 5। कॉमन क्या है 2 स्क्वायर × 5, सॉरी कॉमन नहीं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कॉमन हो अनकॉमन हो उनमें सभी में हाईएस्ट डिग्री लेनी है आपको, उनका मल्टीपल। तो 9/20 ये हो गया HCF। तो जो एक पीस होना चाहिए केक का वो 9/20 पाउंड का होना चाहिए, इतना बड़ा, ठीक है हो। अब टोटल तीनों केक के वेट मिला ले अगर हम, तो तीनों से ही टुकड़े बनाए जा रहे हैं, या तीनों में इसको डिवाइड करिए, सबसे अलग अलग टुकड़े आ जाएंगे, उनको ऐड कर लीजिए, या फिर टोटल वेट कैलकुलेट कर लेते हैं तीनों केक का। टोटल वेट ऑफ 3 केक्स 9/2 प्लस 27/4 प्लस 36/5। ये इसमें से आप 9 कॉमन भी ले सकते हैं, 2, 4 और 5 का एलसीएम हुआ 20, यहाँ कितना आ जाएगा 10 प्लस 3 × 5 15 प्लस 36 × 4, तो 36, 9 कॉमन ले लिया, 4 × 4 16, ये वैल्यू आ गई 9 × 41/20। ये टोटल वेट है।
अब अगर हम एक पीस का वेट 9/20 है तो नंबर ऑफ पीसेस क्या होंगे? नंबर ऑफ पीसेस हुए टोटल वेट अपॉन एक पीस का वेट, तो 9 इंटू 41/20 अपॉन 9/20, ये आंसर आ गया 41। ये आंसर है। बताइए कोई प्रॉब्लम? नोट करिए, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं HCF एल्जेब्रा के बाद नंबर सिस्टम। रियल नंबर में नंबर सिस्टम ऑलरेडी बहुत सारे इसमें हम लोग पढ़ते रहे हैं लोअर क्लासेस में भी। तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स किसको बोलते थे? जो काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स, वन टू थ्री आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये होता है ना। होल नंबर्स में क्या होता था? इसमें जीरो भी इंक्लूड कर देते थे। काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरोस are called whole numbers. Integers, इंटीजर्स क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे कि 0 1 2 3 ये सभी तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। इसमें नेगेटिव भी करते हैं, -1 -2 -3, ये सभी, ये सब क्या है? इंटीजर्स। ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 क्या होता है? 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट, प्राइम नंबर। क्या होगी इसके लिए डेफिनेशन? नंबर्स हैविंग only two or exactly two distinct factors is called prime or called prime numbers. For example, numbers क्या हैं? 2 3 5 7 11, these are primes. इसमें जो 2 है is the only even prime number. even prime लिखा हो कहीं तो क्या है? 2। बाकी सभी जितने ही प्राइम है वो ऑड प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन बताएंगे, ट्विन प्राइम। ये सब पहले भी आपको बताया था 9th क्लास में।
ट्विन प्राइम की डेफिनेशन। अर्पिता बताओ बेटा, ट्विन प्राइम किसको कहते हैं? सर लगातार जो प्राइम होते हैं वो। जो लगातार प्राइम होते हैं, जैसे 7 11 को कह सकते हैं। सर 2 और 3। 2 और 3 क्यों कह सकते हैं? ट्विन प्राइम नहीं, दो प्राइम, लेकिन उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। जैसे 3 5 ट्विन प्राइम, 5 7 ट्विन प्राइम, इनका डिफरेंस 2 है, लेकिन 2 3 ट्विन प्राइम नहीं है, 7 11 ट्विन प्राइम नहीं। ओके, तो क्या होता है? Yes. 2 प्राइम नंबर्स, दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए, 2 प्राइम नंबर्स, ओके, कुछ डिफरेंस इज 2, जिनका डिफरेंस कितना हो? 2, कुछ डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। नहीं ट्विन प्राइम। फॉर एग्जाम्पल ऐसे है 3 5 5 7 7 9 भी होगा क्या? नो सर, बोलो क्यों? नो सर, 9 का अपोजिट नंबर है। 9 प्राइम नहीं है, 11 13, ठीक है ना? ऐसे 17 19 ये ट्विन प्राइम। को प्राइम क्या होता है? सर जो एक के बाद एक आते हैं, एक के बाद मतलब नेक्स्ट होते हैं, जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट होते हैं प्राइम्स। नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्राइम्स जो करते हैं वो उससे कहते हैं को प्राइम। नहीं, ऐसा तो नहीं है। और कोई बताएगा? नीलेश, को प्राइम क्या होता है? आरव, नहीं है? Two prime numbers whose highest, whose HCF is 1. दो, वो दो नंबर क्या होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। ऐसे दो नेचुरल नंबर, कोई भी दो नेचुरल नंबर जिनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा, those are known as co-prime. Two natural numbers whose HCF is, जिनका HCF क्या 1 हो, are called co-prime. जिनका HCF 1 है, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। जैसे 5 8, ये क्या है? तो कंपोजिट है ये प्राइम, को प्राइम है क्या बताओ? है दोनों। अगर दोनों प्राइम है तब तो वो को प्राइम है ही है। 2 3 2 7 2 13, कोई भी दो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ 1 ही होता है, उनमें कॉमन फैक्टर 1 ही आता है, तो वो तो को प्राइम होते ही है। लेकिन कंपोजिट नंबर के साथ भी को प्राइम हो सकता है, जिनका एचसीएफ कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा हो 1 को छोड़कर इनमें, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? को प्राइम। क्लियर? बताइए, कोई दिक्कत है? यस सर। दिक्कत है? नो सर। अच्छा, ये बताइए, रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम क्या होता है? मनीषा बताओ, रिलेटिवली प्राइम। शिवांशी, तन्मय, ये बच्चे जिनके कोई फैक्टर्स नहीं होते एक्सेप्ट 1. क्या होता है? So, जिन नंबर्स के और कोई फैक्टर्स नहीं होते एक्सेप्ट 1. जिनके HCF 1 HCF 1 हो तो को प्राइम ही हुआ वो तो। Sir, same. same. No, in relatively prime there can be any integers. It is not necessary that they will be prime numbers only. रिलेटिवली प्राइम इज सेम एज को प्राइम, बस दूसरा एक नाम है ये, और कुछ नहीं।
कंफ्यूज नहीं होना। को प्राइम का ही दूसरा नाम है रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पूछ करके फिर आपको क्लियर कर रहा हूँ कि वहां पे क्या होता है। रिलेटिवली प्राइम इज सेम एज को प्राइम, just there are two names for the same thing. Two natural numbers whose SCF is 1 are known as co-prime or relatively prime. नेक्स्ट बताएंगे परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर इसकी क्या डेफिनेशन होती है? सर जो अपने डिवाइडर्स की सम के इक्वल होता है, जो अपने किसके सम के इक्वल होता है? डिवाइजर्स। सो फॉर एग्जांपल 6 डिवाइजर्स के सम के इक्वल होता है? नहीं, जिनके डिवाइजर्स और फैक्टर्स का सम जो होता है वो 2 टाइम्स नंबर होता है। 6 का क्या है? 1 2 3 और 6 भी तो है। यस सर, यस। नंबर को अगर छोड़ देंगे तो सम उसके इक्वल है, अगर नंबर को इंक्लूड करते हैं तो 2 टाइम्स नंबर होता है। तो लिखेंगे द नंबर whose डिवाइजर से सम कर सकते हैं और फैक्टर से सम इज ट्वाइस द नंबर, मींस 2 टाइम्स द नंबर, इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। और ये सारी डेफिनेशंस आपको 9th में भी बताई थी मैंने। कोई बात नहीं, भूल जाते हैं तो, लेकिन नए स्टूडेंट्स कहेंगे क्या फायदा हुआ पढ़ाने का। पढ़ो या नहीं पढ़ो एक ही बात है, भूल तो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 6 के फैक्टर्स क्या है? एक है 1 2 2 3 3 और 6, इसका सम क्या हुआ? सम हो गया 1 + 2 + 3 + 6, 12 दैट इज 12। 12 इज ट्वाइस ऑफ 6। तो जो सम ऑफ फैक्टर्स है, सम ऑफ डिवाइजर्स है, वो क्या है? ट्वाइस ऑफ नंबर आ रहा है, देयरफॉर दैट नंबर इज नोन एज परफेक्ट नंबर। तो 6 को क्या कहते हैं हम लोग? 6 इज अ परफेक्ट नंबर। ओके, वेरी सिमिलर वे। अगर हम चाहिए 28, हाँ अभी बात करते हैं बेटा आपसे। 28 के क्या क्या आएंगे? 1 2 4 7 14 28, ये फैक्टर्स हैं और डिवाइजर्स हैं। इसके सम कैलकुलेट करें, बताइए कितना आएगा? 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 56 कितना आ रहा है? 56 आ रहा है। 2 × 28 आ रहा है, तो डबल आ रहा है, देयरफॉर 28 इज परफेक्ट नंबर। नोट कर लीजिए। यस बच्चे, अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर ऐसे तो कोई नंबर नहीं होता ना जिस जो परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, परफेक्ट क्यूब भी होता है। परफेक्ट स्क्वायर भी होता है और परफेक्ट क्यूब भी क्यूब होता भी है। होता ऐसा है। नंबर नहीं होता, क्यों? तो नहीं होगा, हो जाएगा 64। 4 का क्यूब है और 8 का स्क्वायर। बहुत सारे हैं ऐसे, तो इनफाइनाइट नंबर है। तो सर इनको क्या बोलेंगे फिर? उनको क्या बोलेंगे? उनको क्या बोलना चाहते हैं? कोई नया नाम देना चाहते हो? मेरे सर पास तो कोई परफेक्ट नया। नंबर 2। हाँ, आप अपना सर क्या नाम, आप अपना नाम दे दीजिए कि ये नंबर होगा। अर्पिता नंबर। ठीक है, ऐसे न, ऐसे तो कोई नंबर जिस, देखिए बहुत सारे हो सकते हैं, हम लोग कुछ ये पढ़ रहे हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब बहुत सारे होते हैं। जैसे मैंने आपको बुलाया 64 है, ठीक है। जो 2 पावर 6 देख लीजिए, 2 का पावर जो 6 होगा, 2 का पावर 6 कितना हुआ? 64। तो वो 4 का क्यूब भी होगा और 8 का स्क्वायर भी होगा। ऐसे 3 पावर 6 देखिए, 3 पावर 6 कितना होता है बताओ? 729। 729 क्या होगा? 9 का क्यूब भी होगा और 27 का स्क्वायर भी होगा। ओके सर। नेक्स्ट वन,
रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर, a number of the form P upon Q, where Q is not equal to 0. अच्छा, आप लोग अभी पूछ रहे थे तो मुझे एक और नंबर याद आ गया, रामानुजन नंबर बीच में याद आ गया, तो उस किसी को पता है वो क्या होता है? इसका रामानुजन नंबर सुना शान से या किसी और बच्चे ने? सर सुना है। हाँ बताओ फिर, कुछ याद हो तो। नहीं याद है, चलो मैं अभी इसके बाद बताता हूँ। पी क्यू आर इंटीजर्स यहाँ पर है, इज कॉल्ड रेशनल नंबर, इज कॉल्ड रेशनल नंबर, जो इस तरह के फॉर्मेट में लिख सकें, पी बाई क्यू के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल 3/2 -7/5, निगेटिव पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? या 2 है, 2 को आप 2/1 भी लिख सकते हो, 4/2 भी लिख सकते हो। 0 है, 0 को तो कुछ भी 0 अपॉन कुछ कोई भी नॉन जीरो नंबर लिख दो, 0/5 0। ठीक है, तो इंटीजर्स भी क्या है? रेशनल्स एक्सेट्रा। रेशनल का ही स्पेशल केस है इंटीजर्स। ठीक है, आगे बात करने से पहले हम क्या बात कर रहे थे? रामानुजन। ठीक है, अ नंबर, अ नेचुरल नंबर, बताइए कुछ याद आया हो तो। विच कैन बी रिटन, आप लोग तो ज्यादा फास्ट हैं, ठीक है, नहीं पता हो तो फटाफट गूगल करके देख लेते हैं। हाँ, a natural number which can be written as sum of cubes of two natural numbers in two different ways. Two different ways is called Ramanujan number. बताइए, ठीक है। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है कि जिसको हम दो क्यूब का सम लिख सकें और दो अलग अलग तरीके से? तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1729, जिसको हम लिखते हैं 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब, 1000 प्लस 729। और इसी को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, दो अलग अलग तरीके से दो क्यूब का सम लिखना है, ऐसे नंबर को हम कहते हैं दैट इज 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब। ये ऐसा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1729, जिसको टू डिफरेंट क्यूब्स के सम में टू डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा अर्पिता, तो नेम आप दीजिए तो कुछ उसमें अलग स्पेशल क्वालिटीज के साथ आ जाए तो फिर।
मैं तो टीचर ही रहूंगा, तो बाद में फिर आप लोग के नाम से पढ़ाएंगे। ये मनीष का नंबर है, ये शिवांशी, अर्पिता, नीलेश, ठीक है। तो ऐसे हाँ, आगे मेरा भी नाम रोशन हो जाएगा अगर आप लोगों ने मेरा भी नाम यूज किया कि हाँ मैं इनसे पढ़ा था। चलो आगे पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स में। देखें, a rational number can be written in decimal form. इसको डेसिमल फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रेशनल नंबर्स पे वापस हम लोग आ गए। बताइए, आवाज तो आ रही है ना सभी लोगों को कि मैं बोल रहा हूँ? डिस्कनेक्टेड हैं आप लोग? यस ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1/2 की वैल्यू कितनी होगी? 0.5। बस हो गया टर्मिनेट। आगे अब जीरो नहीं लगाना है कि हाँ कोई कहे कि मैं तो टर्मिनेट नहीं कहूंगा, 0 0 0 0 लिखता रहूंगा, तो वैसे नहीं, तो फिर तो वो तो हाँ खत्म ही नहीं होगा। तब तो किसी भी नंबर के आगे 1 को आप 0 0 0 0 लिख करके फिर 1 लिखो। तो यह है 0.50। उसके बाद जीरो के बाद कोई और नंबर नॉन जीरो नहीं आ रहा, दैट इज टर्मिनेट कर रहे। 1/4 क्या होगा? 0.25। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। 1/2 क्यूब लिखे तो भी ये टर्मिनेट कर जाएगा। देखिए 1/8, 0.125। अगर डिनोमिनेटर में 2 के पावर्स हैं तो वो टर्मिनेट होगा। ऐसे ही 1/5 क्या होता है? 0.20। 1/5 स्क्वायर 1/25 कितना होगा? 0.04। ये भी टर्मिनेट हो रहा है। डिनोमिनेटर में 2 या 5 का फैक्टर है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट होते हैं। मतलब if p/q रेशनल नंबर है और जो q है ऐसा कंपोजिट नंबर है जिसको आप 2 और 5 के एक्सपोनेंट में लिख सकते हो, या केवल 2 या केवल 5 में है, या 2 और 5 दोनों में। ओके, if q is like this then it will be terminating। और अगर 2 और 5 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर से भी आ गया तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। मान लीजिए 3 आ जाए, 7 आ जाए, या कोई और 11 आ जाए, कुछ भी, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सही 2 to the power n 5 to the power n आया कहाँ से? यही 2 और 5 देखो फैक्टर्स वो टर्मिनेट हो रहे हैं। कोई भी ले लो आप, 2 स्क्वायर इंटू 5 1/20 कितना आएगा बताओ? सर तो 0.05। ऑब्जर्वेशन से बताया क्या? सर, मतलब ऑब्जर्वेशन से बताया। और 5 ऑब्जर्वेशंस नहीं है। देखो 2 और 5 ऐसे कर सकते हो ना कि डिनोमिनेटर में हम 10 बना लेंगे, क्या कि 1/2 है, ठीक है। ओके इसमें सर। 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो डिनोमिनेटर हो गया 10, तो अब 0.5 हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो डिनोमिनेटर में 10 पावर्स बन सकता है। अगर मैं इसमें यहाँ पे 5 पावर m से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 पावर n से मल्टीप्लाई कर दें तो न्यूमरेटर एक इंटीजर बन गया, लेकिन डिनोमिनेटर क्या हो गया? 10 हो गया, 10 का मल्टीपल।
तो वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा ही होगा। यस 10 में किसका किसका फैक्टर आता है, 2 और 5 का। तो डिनोमिनेटर में 10 या 10 का मल्टीपल होगा तो वो टर्मिनेट होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बट रिपीटिंग, लेकिन रिपीट हो रहे हैं, रिकरिंग है, रिपीटिंग, वो है। अगर रिपीट नहीं होंगे तो फिर रेशनल नंबर्स नहीं रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब जो है 1/3, 0.3333, ये क्या है, रिपीट हो रहा है डिजिट 3 बार बार। किसी को ऐसे भी लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं, जिस डिजिट को हमें बार बार लिखना होता है उस डिजिट के ऊपर हम बार का साइन लगा देते हैं, 0.3 बार। ठीक है, मीन्स उस डिजिट को रिकर करना है, रिपीट करना है, 0.33333 ऐसे। जो है कि अब ये 3 था, यहाँ अब 2 या 5 नहीं है, देख लीजिए, नॉन, ठीक है, टर्मिनेटिंग है लेकिन रेकरिंग है। 1/7 ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। अब आप इसको डिवाइड करके देखिए तो ये आएगा 0.142857, फिर रिपीट होगा, इसके बाद जाके रिपीट होना चालू होता है। डिवाइड करके देखना चाहे डिवाइड करके देख लो, फिर 142,857 ऐसे, 142,857 ऐसे रिपीट होगा। तो कितनी डिजिट रिपीट होंगी ये नहीं कह सकते, लेकिन ये रिपीटिंग होगा, रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा, और वो डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर में क्या है। तो इसी को लिख लेते हैं, फिर से यहाँ पे पॉइंट में नोट में, इफ डिनोमिनेटर हैज factors of 2 and 5 only, or can be factorized in factors of 2 and 5 only, और कोई नहीं आए, और कोई प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, देन, और दैट इज आप ये कह सकते हो 2 raised to the power m, 5 raised to the power n, देन रेशनल नंबर इज, जो रेशनल नंबर होगा इज टर्मिनेटिंग, तो वो टर्मिनेटिंग। और यही if denominator has any other prime number except 2 and 5, 2 5 भी आ सकता है लेकिन उसके अलावा भी हो, except 2 and 5, that is 3 7 11 13 etc, ऐसे कोई भी आ जाए, देन क्या होगा, रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो रेशनल नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो बस आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग देखना है तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा। हाँ, अगर वो न्यूमरेटर के साथ कोई कॉमन फैक्टर वगैरह आ रहा है तो आपको सिंप्लीफाई करके देखना है, मतलब न्यूमरेटर से कोई फैक्टर कैंसिल हो रहा है तो फॉर एग्जांपल टेक वेदर 3/75 is terminating or non terminating।
तो क्या हुआ बच्चा? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर जो है वो न्यूमरेटर से कैंसिल हो जा रहा है, वो सिंप्लीफाई हो जा रहा है। 3/75, 75 को क्या ले सकते हैं हम लोग? 3 × 5 × 5, लेकिन ये जो 3 का फैक्टर है ये कैंसिल होकर के ये बन गया 1/25, और 25 जो है 5 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में केवल 5 का फैक्टर हुआ, देयरफॉर क्या होगा? टर्मिनेटिंग। अब अगर डेसिमल वैल्यू निकालनी है तो हमें डिवाइड करके कैलकुलेट करना होगा। डेसिमल फॉर्मेट लिखना है तो डिवाइड करिए और कैलकुलेट कर लीजिए। ये लिखना एक्सप्रेस 7/8 इन डेसिमल फॉर्म। इसको डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो क्या करना है? सिंपली डिवाइड करके लिख दीजिए। टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है, ठीक है। डेसिमल फॉर्मेट में लिखना है, डिनोमिनेटर में 8 है तो 2 का क्यूब है तो टर्मिनेट होगा, तो ऐसे डिवाइड करना है 8 को 7 में सिंपली, ठीक है। 7.000 है जैसे। अब मैं जैसे यहाँ 0.8 लिखूंगा तो ये हो जाएगा 70, 3.875। सॉरी 7, ठीक है। 7 8 टाइम जाएगा ना 64, 8 64, फिर कितना आ जाएगा? 60, फिर कितने टाइम्स जाएगा? 7 56 40 5 टाइम्स, तो 7/8 कितना हो गया? और टी कैंसिल, तो 0.875 ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 2/11 इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। डिवाइड करके डेसिमल फॉर्मेट बनाइए। तो 0.181 के बाद रिपीट। ठीक है, तो इससे सिंपली 11 से डिवाइड कर दें। 11 से डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0, 1 टाइम्स जाएगा, फिर 9 0, अभी 8 टाइम्स 88, 88 आया तो वापस क्या आया? 2, वापस यही नंबर आ गया 20, जहां से स्टार्ट किए थे 20 से, तो वापस चीजें रिपीट होंगी। फिर 1 टाइम्स लिखोगे, ये आएगा 11, फिर आएगा 90, फिर 8, फिर आ जाएगा 88, फिर यहाँ आ जाएगा 2, वही रिपीटेशन आ जाएगा। तो 2/11 क्या है? 0.181818 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो इसी को हम क्या लिख देंगे? 0.18 बार। कोई प्रॉब्लम? ये दोनों डिजिट रिपीट हो रही, 1 और 8, उनके ऊपर बार का साइन लगा दीजिए। रिवर्स डेसिमल फॉर्म से p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, डेसिमल फॉर्म टू p/q फॉर्म। सिंपल ही है, जाएगी। एग्जाम्पल 0.35 को हमें p/q में कन्वर्ट करना है। 0.35 कन्वर्ट इट इनटू p/q फॉर्मेट। तो क्या करेंगे इसके लिए? जितने पॉइंट है उतने 1 के बाद 0 लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते, तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, तो इसको क्या लिख लेंगे? 30/5/100। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, 5 से कैंसिल हुआ, 7/20, 7/20। ये हो गया। ये तो है जो टर्मिनेटिंग वाला है उसको कन्वर्ट करने का मतलब। अब नॉन टर्मिनेटिंग वाले रेकरिंग जो है उनको कैसे करेंगे?
method to convert. Non-terminating. But repeating. Decimal to p by q पर. जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं, अब उन्हें पी बाई क्यू फॉर्मेट में, तो उसी को हम क्या करते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर. तो क्या करना है इसके लिए, पहला स्टेप डिनोट or let us assume x as given recurring decimal number. उसको x assume कर लें. ठीक है, multiply both sides by 10 or 100 or 1000 or so on according as one, 2, 3 digit dash 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 or number of recurring digits or number of recurring digits respectively. जितने डिजिट्स रिकर हो रही हैं, मतलब रिपीट हो रही हैं, अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से, x एज्यूम करने के बाद. ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर रही है अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही, ऐसे करना. थर्ड स्टेप क्या, स्टेप 3. स्टेप 2 में से स्टेप 1 को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और इस तरह से x आ जाएगा. सब्ट्रैक्ट the number obtained in step 2, number obtained in step 2 from 1 step 1, step 2 लिख दें, step 2 माइनस step 1 कर दीजिए. ठीक है, now get x in terms of y, now get x as p by q. अब इस तरह से x p by q फॉर्मेट में आ जाए. या एग्जांपल्स करके देख लेते हैं. फर्स्ट वन, एक्सप्रेस 0.6 बार in form of p upon q. 0.6 बार को p by q फॉर्मेट में लिखें. Sir, 2/3. 2/3. आगे सभी का
आसान है। सर क्या करना है इसको एज्यूम कर लेना है x, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। 0.6 बार का मतलब क्या होता है? 0.6666 ऐसे, यही तो, ऐसे लिख लीजिए इसको। एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 10। क्यों 10 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि एक डिजिट 6, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी रिपीट हो रही है? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x बराबर 6.666, दैट इज इक्वेशन 2। अब 2 में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें, फ्रॉम 2 - 1 वी गेट, क्या आ जाएगा? 10x - x 9x, और इधर 0.666 कैंसिल हो जाएगा 6, तो x बराबर कितना आ गया? 6/9। 3 से कैंसिल होगा तो वैल्यू हो गई 2/3। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस 0.37 बार in terms of p/q। $37 upon 99 36/99, 37 और 36/99, सर 37 37/99, राइट। वैसे ही करना है, या फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? तो लेट x बराबर 0.37 बार, ऐसे लिख लें। 2 डिजिट्स पे बार है तो इसका मतलब ये दोनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसको लिखेंगे 37 37 37, ऐसा होगी। तो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अब इसे में 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, इसलिए हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, तो मल्टीप्लाइंग बाय 100 क्या जाएगा यहाँ? 100x इज इक्वल टू 37.3737, ऐसा बन जाएगा। अब जैसे ही सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, व्हाट विल गेट? 100x - x 99x इज इक्वल टू, इधर मिल जाएगा 37, x बराबर क्या आ गया? 37/99। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, या डायरेक्ट भी अब आंसर्स ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्या था पहले वाले में, देखो 0.6 बार था, आंसर कितना आया था? 6/9। सेकंड में क्या है? 0.37 बार, तो आंसर कितना है? 37/, देखो 2 डिजिट्स है तो 100 - 1 99। मान लो अगर ऐसे लिख दे 0.123 बार, क्या आएगा आंसर बताओ? 123/999 होगा। 3 डिजिट रिपीट हो रही, सिमेट्री से ऐसे बना सकते हो। अच्छा चलो ये बताओ 0.5 बार, बोलो जल्दी से कितना होगा? 5/9। बोलिए 5/9, ठीक है ना, ये आंसर होगा। हाँ सही है। 0.46 बार क्या आंसर होगा बोलो? 46/99। 46/99 46/99, ठीक है ना, ऐसे बना सकते हैं एक ही बार में। तो चलो ये लिखें क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 23.43 बार in form of p/q। 2320/99
तो इसको आप कैसे ले सकते हो, इसको ऐसे ले सकते हो 23.43 बार, तो लिख सकते हो 23 प्लस 0.43 बार। अब ये जो 0.43 बार है उसको हम वैसे ले सकते हैं 43/99। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लो, मल्टीप्लाई करोगे और लिख लोगे तो आ जाएगा 2320/99। बोलिए, आ रहा है समझ में? ये कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, तो क्लियर सबको? इसके आगे फिर अगली क्लास में पढ़ते हैं। बोलिए।